हेलो एवरीवन, मैं हूं अनिल पाटीदार। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज मैं आपको बताऊंगा कानूनों की समझ के अंतर्गत हमारा जो लेक्चर नंबर 4 चल रहा है, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत नागरिक शास्त्र हमारा विषय है और उसका लेक्चर नंबर 4 बोलता है कानूनों की समझ, जिसके अंतर्गत हमारा जो टॉपिक है आज का वो क्या है? अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून। अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून का मतलब क्या होता है? कुछ कानून ऐसे होते हैं दोस्तों जो लोकप्रिय नहीं होते और कुछ कानून ऐसे तो जो विवाद खड़ा कर देते हैं। हो सकता है कानून सही हो लेकिन फिर भी विवाद हो जाता है। और कुछ कानून ऐसे होते हैं जो अलोकप्रिय होते हैं, लोगों को अच्छे नहीं लगते, समझ में नहीं आते हैं। लोकप्रिय मतलब होता है लोग जिसको सपोर्ट करे या जिसकी सराहना करे कि सरकार ने बहुत अच्छा कानून लेकर के आए। तो अलोकप्रिय कानून दोनों की चर्चा करने वाले। ऐसे में होता क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल संसद कई बार ऐसे कानून बना देती है जो अलोकप्रिय हो, बेहद अलोकप्रिय हो। अलोकप्रिय मतलब लोगों को पसंद ही ना आए बिल्कुल भी। हो सकता है कि कानून संवैधानिक रूप से वैध हो सकता है कि जो उसकी प्रक्रिया है ना, बनाने की प्रक्रिया वगैरह सब कुछ सही है, या जो सोच के बनाया गया संविधान में किसी प्रकार का मौलिक अधिकार का उल्लंघन भी नहीं कर रहा है, सब तरीके से बना हुआ है, फिर भी संविधान लोगों को फिर भी वो कानून लोगों को इसलिए रास नहीं आ रहा है क्योंकि हो सकता है इसमें सरकार की कुछ गलत उसकी नीयत सही नहीं हो। सरकार की इसके पीछे अगर नीयत सही नहीं है तो भी लोगों को लगता है कि यार सरकार जानबूझ के कानून लाई है, भले कानून में कुछ नहीं हो लेकिन जानबूझ के ऐसा कानून लाई है तो हम इसका विरोध करते हैं। तो कई बार क्या होता है, कानून सही होने के बाद भी लोगों को समझ में नहीं आता और वो कानून हो जाता है विवादास्पद। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास एक अधिकार है दोस्तों, और हमारे पास अधिकार है आलोचना करने का अधिकार, संसद के द्वारा बनाए गए कानून की आलोचना करने का अधिकार। क्योंकि हमें पता है कि कानून लागू तो हमारे लिए होगे ना, काम तो हमें इनके अंडर करना है। तो ऐसे में वो कानून सही नहीं है तो हम लोग आलोचना कर सकते हैं। तो यही है कानून की आलोचना। लोकतंत्र इसीलिए तो लोकतंत्र इसे बोलते हैं। लोकतंत्र में आम आदमी संप्रभु होता है, सबसे ज्यादा पावर उसी के पास में होती है। लोकतंत्र में आम नागरिक संसद द्वारा बनाए गए दमनकारी कानूनों को के बारे में असहमति व्यक्त कर सकते हैं। वो असहमत है तो व्यक्त भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी बात से सहमत नहीं है तो आपके पास बोलने का अधिकार है ना कि भाई यार नहीं यार, मुझे ये नहीं चाहिए, ऐसा कुछ। या असहमति व्यक्त कैसे करते हैं? जनसभाओं के माध्यम से। जनसभाओं के माध्यम से मतलब रैलियों के माध्यम से। असहमति कैसे व्यक्त कर सकते हैं? समाचार पत्रों के माध्यम से। असहमति कैसे व्यक्त कर सकते हैं? टीवी चैनल के माध्यम से। जैसे आजकल तो नए नए माध्यम पे आ गए, आप ट्विटर पर लिख करके किसी नेता को टैग कर दो, आप फेसबुक पर अपना चैनल चलाओ और बोलो कि सर ये गलत चल रहा है, फेसबुक पर मुहिम चलाओ, व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाकर भी हम सरकार के खिलाफ कर सकते हैं, टेलीग्राम, बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया है जिसके द्वारा भी हम सरकार की कानून की आलोचना कर सकते हैं। आजकल तो इतना अच्छा मीडियम हो गया कि हर कानून की पूरी जानकारी आप तक आ जाती है, आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, कानून में क्या गलत बात है वो भी आपके लिए आ जाती है। तो ऐसे में जनता के लिए बहुत आम ही हो गया है कि अब संसद के ऊपर दबाव है कि यार अब जनता जागरूक हो चुकी है, हमारा कोई कानून नहीं बना सकते। इस प्रकार लोग संसद पर दबाव बना सकते ताकि उस कानून पर दोबारा विचार किया जा सके। लोग संसद पर दबाव बनाते। आपने अक्सर देखोगे न्यूज़ चैनल वाले में बहुत सारे ऐसे न्यूज़ चैनल वाले क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं, बातचीत करवाते, अलग अलग सेक्टर से कुछ नेताओं को बुलाते हैं। अगर धार्मिक मामला है तो कुछ बाबा लोगों को बुलाते हैं अलग अलग धर्मों के, और अगर मान लो कोई वैज्ञानिक मामला है तो अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर या वैज्ञानिकों को बुला करके चर्चा करवाते कि सर आपको क्या लगता है। क्योंकि भाई वो रिपोर्टर ज़्यादा जानता नहीं है, वो लोगों को बताना चाहता है कि आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है, तो ये लोग मैं लेकर के आया हूँ विभिन्न क्षेत्रों से, बड़े बड़े जानकार लोग हैं। अगर ये बोल रहे तो तब तो विचार करोगे। तो लोगों के दिमाग तक कानून की समझ कैसे आती है? जब रिपोर्टर या टेलीविज़न वाले हमको बताते हैं, हम लोग उसी का विरोध करने लगते हैं। जनसभाओं के माध्यम से टेलीविज़न पर हम लोग विरोध करते हैं और सरकार पर दबाव डालते हैं। इससे सरकार को विचार करने का दोबारा सोचना पड़ता है। उदाहरण के लिए मान लो कोई स्थानीय कानून है, जैसे अब मैं विवादास्पद कानून की ओर जा रहा हूँ। कुछ कानून सही होते हैं लेकिन उसके बाद भी विवाद उत्पन्न कर देते हैं। कैसे? मान लो मैं बात करूं आपसे स्थानीय कानून की। जैसे स्थानीय कानून क्या होता है? लोकल लॉज। स्थानीय कानून देखिए दोस्तों, एक होता राष्ट्रीय कानून, एक होता राज्य स्तरीय कानून और एक होता स्थानीय कानून। ये तीन कानून की बात कर रहा हूं मैं, दोबारा से बता रहा हूं। एक होता है राष्ट्रीय स्तर का जो संसद बनाती है, पूरे देश का एक ही कानून। एक होता है राज्य स्तरीय कानून जो राज्य सरकार किसी राज्य के लिए बना रही है। एक होता है स्थानीय कानून, लोकल लॉज, जो किसी शहर या किसी एरिया में, शहर मान लो, शहर में जैसे नगर पालिका होती है, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत,
आपको पता है ना दोस्तों, हमारे देश में 1993 के बाद से 74वां और 73वां संविधान संशोधन ला करके हमारे देश में दो नई नई इंस्टीट्यूशन बनाई गई थी, दो नई राजनीतिक संस्थाएं बनाई गई थी। पहली थी जिसको बोलते हैं हम लोग पंचायती राज व्यवस्था, और दूसरी को बोलते हैं हम लोग नगर पालिका, जो शहरों में होती है 3 स्तर की, नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत। ये क्या करती है, उन शहरों को में व्यवस्था अनुशासन मेंटेन करने के लिए, विकास के लिए जिम्मेदार होती है। तो क्या होता है कि आपने शहरों में अक्सर देखा होगा कि रोड के किनारे अक्सर ठेला लगाते हुए सब्जी वाले, फल वाले दिख जाते हैं। कुछ लोग रोड पे चल रहे होते हैं, कुछ लोग इतना बड़ा जो तंबू तान लेते हैं, रोड के आधे रोड को कैप्चर कर लेते हैं। कुछ लोग तो दोस्तों रेलवे की पटरियों को भी नहीं छोड़ते। तो ऐसे में क्या होता है, एक तो साफ सफाई नहीं रहेगी, दूसरा अतिक्रमण हो रहा है सरकारी जमीन पर। अब जहाँ लोगों को चलना चाहिए, जहाँ पैदल वाली जगह होती है वहाँ आपने लगा लिया। दूसरा, आपके यहाँ गाड़ी रुकेगी तो भीड़ होगी या एक्सीडेंट भी हो सकता है, बहुत सारी समस्या हो सकती है। तो क्या होता है कि नगर पालिका के पास ये पावर है कि वो क्या कर सकती है, पटरी पर दुकान लगाने वालों और फेरी पर दुकान लगाने, फेरी वाले जो होते हैं इनको बैन कर सकती है, गैर कानूनी घोषित कर सकती है। भाई इस एरिया में नहीं लगाओगे आप, कई और घर अलग अलग नगरों में, मतलब अलग अलग मोहल्लों में घूम के घर घर जाके बेचो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप इसे मार्केट में ऐसे नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि ये समस्या का विषय है। ऐसा क्यों करती है? सार्वजनिक स्थानों को साफ सुथरा रखने के लिए तो बहुत जरूरी है। देखिए, देश को साफ रखना भी अहम है, इसलिए ऐसा कानून तो बहुत जरूरी है। अब कानून का दूसरा पक्ष समझते हैं। मैं आपको एक फोटो भी दिखाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो दुकानें हैं, क्या पटरी पर दुकानें लगाई जाती है। तो बिल्कुल, भले ही ये फोटो हमारे देश का ना हो, लेकिन हमारे देश में भी ऐसी कुछ दुकानें मिल जाएंगी आपको। ये विदेश का फोटो है, लेकिन देखो इसको समझ सकते हैं हम लोग। ये लोग देखो कैसे रोड पटरी पर ही लगा ली दुकान इनने। ट्रेन आ रही है लेकिन उनकी दुकानें वहीं लगी हुई है। ये तो ट्रेन आने वाला नजरिया दोस्तों। जब ट्रेन नहीं आ रही थी तब का आपको फोटो दिखाऊंगा। अभी मैंने उसका फोटो इसमें मेंशन नहीं किया, लेकिन वो फोटो कैसा था, इन लोगों ने पूरे में यहाँ पर वो तंबू तान के रखा हुआ था। जैसे ही ट्रेन आती है, अपने जो डंडे वो निकाल लेते हो, ट्रेन को निकाल देते हो, और फिर दिन भर यही काम होता है। लेकिन दोस्तों एक थोड़ा सा आप एक नोटिस कीजिए, जितने भी लोग हैं सारे के सारे गरीब तबके के लोग हैं। ये गरीब परिवारों से आते हैं, इनके पीछे बहुत बड़ा परिवार होता है जो इस छोटी सी दुकान पर पल रहा होता है। ऐसे में कोई कानून आके इनको हटा दे तो ये दुकान कहाँ लगाएंगे? जगह यही मिली उनको, क्या करें अब, या तो उनको दूसरी जगह दो। तो ऐसे में क्या होता है, कभी कभार कानून जो है ये नहीं देखता कि लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ उनका मामला है, उनकी आजीविका का मामला आ जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि पटरी और फेरी पर किसी भी बड़े शहर में, पटरी और फेरी वाले जो किसी भी बड़े शहर में लाखों लोगों की ज़रूरतें पूरी करते हैं। हमारे देश में आज भी करोड़ों लोग ऐसे हैं जो आम आदमी का जीवन जीते हैं। भाई सब लोग अमीर तो है नहीं, ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास है और गरीब है, बाकी अमीर बहुत कम है। आपको पता है कि कितने लोग कोई मॉल से तो सब्जी खरीदते नहीं होंगे, बहुत कम लोग खरीदते हैं। मैक्सिमम लोग ठेले वाले से या मंडी में जाकर या आम जो घूमते रहते हैं फेरी वालों से ही सामान लेते हैं। ये फेरी वाले लाखों लोगों की रोजमर्रा के जीवन की पूर्ति करते हैं। ऐसे में इनको ये बोलो कि आप लगाओगे नहीं दुकान तो लोगों को भी परेशानी होगी, सामान नहीं पहुंच पाएगा। दूसरा, उन लोगों की ठेले वाले की जो जीवन होता है, उनके पीछे जो परिवार पल रहा होता है, सारे परिवार को भी नुकसान होगा। तो कहीं ना कहीं एक कानून जो है एक तरफ तो किसी चीज़ की हिमायत करता है कि यार साफ सफाई रखना चाहिए और बड़ी बड़ी दुकानों को तो अलाउ कर दिया, लेकिन वहीं दूसरी ओर उन गरीब लोगों की या दूसरे तबके की क्या करता है, उपेक्षा करता है। तो क्या हो जाता है, विवाद खड़ा होता है। और ऐसे विवाद की स्थिति में क्या होता है, ऐसे विवाद की स्थिति में दोस्तों हम जाते हैं अदालत। अगले चैप्टर में मैं आपको एक केस पढ़ाऊंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट केस था दोस्तों। वो केस मुंबई में झुग्गी झोपड़े से रिलेटेड केस था। न्यायपालिका जो हमारा अगला चैप्टर आने वाला है वहां पर हम इसकी बात करेंगे, क्योंकि एक टाइम पे झुग्गी झोपड़ियाँ जो है इनको अतिक्रमण हटा करके साफ कर दिया गया है। तो इनको हटाना क्यों है भाई? सालों से वो रह रहे हैं, वहीं पर रह रहे हैं, मुंबई में ही काम कर रहे हैं, लेकिन बेचारा गरीब है तो क्या कर सकते, घर नहीं बना सकते, कहीं रह नहीं सकते, तो झुग्गियों में रहते हैं। अब आप उनसे वो भी छीन लोगे तो वो कहाँ जाएंगे, जिएंगे कैसे, मर जाएंगे ना। तो लोगों के जीवन जीने का अधिकार सबसे बड़ा है। और आर्टिकल 21 को इसलिए कई बार संविधान में जो है न्यायपालिका ने उसको बार बार व्याख्या की है कि भाई 21 का अधिकार जो है ना वो जीवन जीने का, आजीविका से जुड़ा हुआ है। जब लोग कानून के विरुद्ध अदालत में जाते, मतलब लोग जो हैं, जब कानून कोई विवादित हो जाता ना तो अदालत हमारे पास एक फैसला देने वाला होता है। एक ही मंदिर दिखाई देता है अदालत, और हम लोग क्या करते हैं, इन अदालतों में जाते हैं। यदि कानून संविधान के विरुद्ध है, तो अगर मान लो कानून ऐसा है कि लोगों के अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है और कानून ऐसा है जो गैर संवैधानिक है, तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या कोई भी कोर्ट जिसमें आपने याचिका फाइल की है, वो चाहे तो उसमें संशोधन कर सकता है या कानून को ही रद्द कर सकता है। पूरे कानून को रद्द करने की पावर होती है अदालत के पास में। तो कितना अच्छा है।
लेकिन तब जब वो संविधान के विरुद्ध है, लेकिन संविधान के विरुद्ध नहीं है, तो फिर अदालत भी कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन जीविका का अधिकार तो आर्टिकल 21 है ना, इसलिए ऐसे में उनको वो सारी चीज़ें मिल जाएगी। या तो वो बोलेगा कि इन फेरी वालों को या ठेले वालों को एक जगह मुहैया करा दो हर मोहल्ले के आसपास कहीं ना कहीं, वहाँ ये परमानेंट लगा ले, ताकि लोग भी आते जाते रहेंगे, लोगों की चीज़ों की पूर्ति भी हो जाएगी, आवश्यकता होगी, और साथ ही साथ इनकी आजीविका पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। रेल की पटरी जो मैंने आपको दिखाई थी, वहाँ पर भी उनको दूसरा जगह देना चाहिए अगर ऐसा है सरकार, लेकिन सरकार ये भी नहीं कर रही, तो फिर कानून बना के उनको हटाने का प्रयास भी नहीं करो। एक तो आप रोजगार दे भी नहीं रहे हो, और हम लोग जैसे तैसे करके रोजगार ले रहे हैं तो वो भी छीन रहे हो, तो गलत है। एक तो आप निवाला दे भी नहीं रहे हो खाने का, और हम लोग जुटा रहे हैं उसको भी छीन रहे हो, तो ये तो घोर अन्याय होगा ना। ऐसे में अदालतें हमारा साथ दे सकती है। दोस्तों, बात समझ में आए आपको? एक नागरिक के रूप में हमारी क्या भूमिका होना चाहिए, एक नागरिक के रूप में हमारी क्या क्या भूमिका होती है। पहली भूमिका तो ये कि हम लोग अच्छे प्रतिनिधि का चुनाव करें, वोट डाल करके प्रत्येक 5 साल में लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव होते हैं, इसमें एमएलए और सांसद का चुनाव हम लोग करते हैं। पहले बात तो हम लोग अच्छे लोगों को चुनाव करें ताकि गलत कानून आने का जरूरत ही ना पड़े। दूसरी बात, टीवी अखबार के माध्यम से संसद पर नज़र जरूर रखें, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हमारी संसद अच्छी ही हो सकता है हमने जो लोग चुनकर भेजे हैं वो हो सकता है बदल जाए। देखिए, इंसान है और इंसानी फितरत समय के हिसाब से बदल जाती है। जो इंसान कल को अच्छा था आज क्रिमिनल भी हो सकता है, जो इंसान कल को क्रिमिनल था आज वो सज्जन भी हो सकता है। कोई भरोसा नहीं इंसान का, इसलिए संविधान को ऊपर रखा गया जिसमें इमोशंस ही नहीं है, जिसमें जान नहीं है। जो लिखा हुआ है वही पत्थर की लकीर होता है। इंसान को सबसे ऊपर रखते हैं तो वो भेदभाव कर सकता है, लेकिन किताब नहीं करती कभी भी। संसद के कानून की आलोचना भी कर सकते हैं हम लोग। कैसे कर सकते हैं? टीवी अखबारों के माध्यम से और अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से। जितनी ज़्यादा लोगों की हिस्सेदारी बनेगी ना, उतनी ही संसद को काम करने में मदद मिलेगी। संसद भी चाहती है कि लोग अपनी सजेशन भेजें, और प्रधानमंत्री साहब ने तो ये भी किया है कि अगर आपको कोई सजेशन चाहिए, मतलब प्रधानमंत्री जी को कुछ सजेशन देना है, तो आप पोस्ट कार्ड में लिख करके दे दो कि सर हम ये चाहते हैं कि ये कुछ है। कई बार प्रधानमंत्री जी बहुत सारे लेटर को पढ़ते हैं, और मन की बात सुना ना अपने, मोदी साहब मन की बात करते रहते हैं कभी कभार संडे को, तो उनमें बहुत सारे लोगों के लेटर जब आ जाते हैं, कोई अच्छी बात होती है तो उसको सराहना भी करते हैं। हालांकि ये बहुत अच्छा काम है मोदी साहब का कि उन्होंने ये किया, आम लोगों की सलाह को पढ़ा समझा और उसके हिसाब से बदलाव भी अगर कर दिया, तो और क्या चाहिए। एक आदमी देश में बदलाव ला रहा है, वो भी आम आदमी, तो उससे बड़ी भूमिका हमारी क्या हो सकती है दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी भूमिका क्या है। हमारी भूमिका है सारी, अगर हम लोग ये करेंगे तभी तो देश में अच्छी संसद आएगी। दोस्तों, 7वीं क्लास की एक कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो इस वाले चैप्टर में बताई गई है। इस वाले चैप्टर में एक कहानी के बारे में है। ये कहानी यहाँ पर क्यों रखी गई है? क्योंकि यहाँ पर कानून की बात चल रही है, क्योंकि कुछ अलोकप्रिय कानून और विवादास्पद कानून हैं इतिहास में जो बड़े खतरनाक थे। सोचो, अमेरिका जैसा देश जो दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री बोलता अपने आप को, उस देश में 20वीं सदी में ऐसे कानून थे जिसको पढ़कर आप बोलोगे कि अमेरिका में भी ऐसा होता था। हम तो सोच रहे थे हमारे देश में होता है खाली, लेकिन अमेरिका में दोस्तों एक कानून था। वो कानून ये था कि वो भेदभाव, रंग भेद की नीति वाला कानून था। सार्वजनिक स्थानों पर गोरे लोगों और काले लोगों में, दूसरे देश के लोगों में ये भेदभाव चलता था। वहाँ पर क्या था कि जो अमेरिकी श्वेत लोग हैं उनको ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी, ज़्यादा उनको ये कि इज्जत दी जाती थी। बाकी जो लोग अफ्रीका के मूल के आते थे उनके साथ बहुत भेदभाव हुआ था। ये कहानी रोजा पार्क्स नाम की एक लड़के की है जो आपको दिखाई दे रही है। ये अफ्रीकी मूल की है, अफ्रीका की है, लेकिन अमेरिका में बस गई और अमेरिकी हो गई। लेकिन ये इनका रंग जो है वो ब्लैक है, और पीछे जो बैठे महाशय हैं ये श्वेत व्यक्ति अमेरिकन। ये श्वेत व्यक्ति उस महिला को सीट छोड़ने का बोलते हैं कि क्योंकि क्या है कि सार्वजनिक स्थानों पर जैसे बस है, ट्रेन है, कहीं पर भी क्या है, अगर श्वेत व्यक्ति खड़ा है तो उसके लिए ब्लैक व्यक्ति को सीट छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि उसको बेटर माना गया। वहाँ पर कानून ही ऐसा था। तो क्या हुआ, उस लड़की ने सीट छोड़ने से मना कर दिया कि भाई वैसे तो महिलाओं को ज़्यादा सम्मान देना चाहिए। उसने बोला कि भाई सब बराबर है और मैं सीट नहीं छोड़ूंगा, मैंने सीट ली है। तो इसी को लेकर के, और ऐसे कई कानून थे, इवन यहाँ तक कानून थे अमेरिका में कि जैसे रोड है, रोड में चल रहे तो रोड में चलने की जो जगह है ना दोस्तों, वो भी अलग अलग है, अलग अलग लोगों के लिए। अफ्रीकी मूल के लिए अलग हो गई और अमेरिकन लोगों के लिए विशेष जगह दी गई। तो ऐसे कानून का विरोध करना क्या गलत था? उस लड़की, सोचो, आप सोच सकते हैं कि किसी लड़की का सीट नहीं छोड़ना ऐतिहासिक घटना हो सकती है। इस छोटे से वाकये ने अमेरिका में कानून बनाने पर मजबूर कर दिया, लोगों ने आंदोलन कर दिया। तो रोजा पार्क्स ने खाली सीट नहीं छोड़ा, उस पर कितना बड़ा बवाल मच गया। आइए इसको समझते हैं कि 1955 में एक श्वेत व्यक्ति के लिए सीट नहीं छोड़ने से इनकार कर दिया रोजा पार्क्स ने, जो कि कौन थी? अफ्रीकी अमेरिकी महिला थी। ये 1 दिसंबर 1955 की बात है।
रोजा पार्क्स का यह इनकार एक ऐतिहासिक घटना थी और इसके बाद वहां पर क्या हुआ, नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हो गए कि सभी नागरिकों को बराबर अधिकार होना चाहिए। ये आप श्वेत और अश्वेत में, काले और गोरे में जो भेद कर रहे हो, ये तो ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, ये सबसे गलत है। तो अमेरिका में क्या हुआ, दबाव डाला और 1964 में नागरिक अधिकार कानून पारित हुआ अमेरिका की संसद में। और फिर क्या हुआ, इस कानून के जरिए संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्ल, धर्म और राष्ट्रीयता के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव या भेदभाव को गैर कानूनी घोषित किया गया। तो दोस्तों ये तो कहानी एक रोजा पार्क्स की थी जिसने विरोध किया। इसका मतलब जब तक आप कानून के खिलाफ विद्रोह नहीं करोगे, आप सरकार से बदलाव की उम्मीद तो नहीं कर सकते। भारत में भी कई बार ऐसा हुआ कि कुछ कानूनों को लाना पड़ा। आपको पता है दोस्तों इस देश में महिला हिंसा को लेकर घरेलू कानून के लिए कितने जन आंदोलन हुए होंगे। आपको पता है इस देश में बहुत सारे ऐसे गरीब तबके के लोग या ऐसे लोग हैं जिनको न्याय नहीं मिलता था, उन्होंने कितना विद्रोह किया, कितना आंदोलन चलाया, तब जाकर के उनको न्याय जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट और कम से कम रुपए में उनको मिला है। और अनुसूचित जाति और जनजाति ने कितना आंदोलन किया होगा, तब जाकर उनको अधिकार मिले हैं। तो कुल मिलाकर के आप कानूनों को विरोध या आलोचना करेंगे, कानून के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे या नया कानून बनाने की मांग करेंगे दोस्तों, तभी ये सही हो सकता है कि आपके देश में आपके लिए जो कानून बनाया गया या तो वो खत्म हो या नया कानून आप बनवा सकते हैं। तो दोस्तों समझ में आया यहाँ तक, तो हमको ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि लोकप्रिय और विवादास्पद कानून क्या होते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो जो है सिक्वेंशली नहीं मिल रहे, मतलब ढूंढ नहीं पा रहे अगर आप YouTube पर, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लेकर के आए हैं आपके लिए हमारी वेबसाइट जिसका नाम है magnetbrains.com। आप गूगल पर इस पर सर्च कीजिएगा। जैसे आप magnetbrains.com पर जाएंगे आपको लिखा हुआ मिलेगा इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। इससे ये तो साफ हो जाएगा आपको कि पैसा आपका लगने वाला नहीं है। तो पैसे की बिल्कुल फिक्र मत करिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप यहाँ पर जाएंगे तो क्या करेंगे, आप CBSE हिंदी मीडियम पर क्लिक करेंगे। जैसे ही CBSE हिंदी मीडियम पर आप जाएंगे वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे कक्षा 12वीं, 11वीं, 10वीं, 9वीं, 8वीं, 7वीं, 6वीं, यानी 6 से लेकर 12वीं तक सभी विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर हिंदी अंग्रेजी दोनों मिलेंगे। हिंदी आपने क्लिक किया, 8वीं क्लास आपको पढ़ना है, 8वीं पे जाइएगा। जैसे ही आप 8वीं क्लास पे जाएंगे आपके सामने ऑप्शंस आएंगे, ये 8वीं क्लास के टीचर आपके सामने आ जाएंगे। अब आपको तय करना है कौन से शिक्षक से पढ़ना है। मान लो आपको सोशल साइंस पढ़ना है, तो सोशल साइंस के टीचर के नीचे लिखा होगा वॉच नाउ। वॉच नाउ पे जैसे आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर क्या, आप देखते हैं कि यहाँ पर मिलेगा आपको वॉच चैप्टर वाइज वीडियो। और वॉच चैप्टर वाइज वीडियो में आपको क्या देखना है, जैसे पाठ्यक्रम, परिचय, संसाधन, ये सारी चीज़ आपको मिलेगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। बस आप क्लिक करेंगे तो उस क्लिक में आपको क्या दिखेंगे, अलग अलग टॉपिक दिख जाएंगे। जैसे ही आपने क्लिक किया आपके सामने वीडियो खुलता दिखाई देगा और वो वीडियो जो आप देखना चाहते हैं वो आपके सामने वही होगा जो आपको यूट्यूब पर मिलता है। अब जैसे आपको ये वीडियो देखा, नेक्स्ट वीडियो पर जाकर के नेक्स्ट देख लीजिए। ऐसे कर कर के आप दूसरे वीडियो देख सकते हैं। सारे वीडियो सीक्वेंस में एक टीचर के आपको मिल जाएंगे। तो कितना अच्छा विकल्प है दोस्तों, इस पर जा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगेगा। मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुक्त शिक्षा, जो क्लास 6 से क्लास 12वीं के तक के सभी विद्यार्थियों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड की जाती है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो बहुत अच्छा लग रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख करके अपना अनुभव जरूर दाखिल करें, ताकि हमें पता चले कि आपको कैसा लग रहा है। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।